नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बात करते हैं स्टूडेंट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल में, वो है कर्व्स टचिंग ईच अदर। जैसे मान लीजिए दो कर्व्स हैं हमारे पास, लेट अस से एक कर्व ये हो गया और दूसरा कर्व कुछ ऐसा होता है, दूसरा कर्व कुछ ऐसा ले लेते हैं। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो दोनों कर्व्स हैं वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस से ये पॉइंट है हमारा P, x1 y1। ये कर्व हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है और ये कर्व हमें y इज इक्वल टू जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि दो कर्व्स हमारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो क्लियरली यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि पी x1 y1 जो है वो दोनों ही कर्व पे क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि पी x1 y1 लाइज ऑन बोथ द कर्व्स, ठीक है। यानी लेकिन अगर सिर्फ ये कंडीशन अगर हम देखें कि पी x1 y1 लाइज ऑन बोथ द कर्व्स, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन के लिए भी ट्रू है। तो जो अपना मेन कंडीशन होता है कि अगर मान लीजिए दो कर्व्स किसी पॉइंट P पे टच कर रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टू कर्व्स टच ईच अदर at point P, then एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट P आपका क्या हो जाना चाहिए, 0। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, एट P, ये आपका 0 हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। और यहां से आपको मिल जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। यानी हमारे पास जो अपना मेन कंडीशन हो जाता है वो dy1 अपॉन dx, ऑब्वियसली ये कहां पे हम बात कर रहे हैं, P पे, दिस शुड बी इक्वल टू dy2 अपॉन dx। ये भी हम कहां पे बात कर रहे हैं, पॉइंट P पे। तो अगर किसी भी पॉइंट P पे dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे कि दोनों कर्व्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। और ध्यान से देखिए, अगर दोनों के स्लोप बराबर हो गए, पॉइंट तो कॉमन है ही, तो इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स पे हमारे पास क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट होगा। दोनों कर्व्स पे क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट। तो व्हेनेवर वी से दैट टू कर्व्स टच ईच अदर, तो मतलब ये सफिशिएंट इनफ है ये कहना कि दोनों कर्व्स पे क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस से इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स c माइनस एक्स टच ईच अदर ठीक है, एट 1,0 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसा कि हमने बात करा था कि अगर हमें दिया हुआ है कि दोनों कर्व्स इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ये तो पॉइंट सबसे पहले दोनों कर्व पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो 1,0 सबसे पहले किस कर्व पे लाई करना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी पे। तो जैसे ही हम डालेंगे तो y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 1, तो हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी। यानी यहां से एक रिजल्ट आ गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, -1। ये पहला रिजल्ट आ गया हमारा। दूसरा 1,0 को हम y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स सी माइनस एक्स पे भी रखेंगे। तो यहां से हमने रखा तो y की वैल्यू 0
और x की वैल्यू 1, तो 1 इंटू c माइनस 1, तो यानी क्लियरली यहां से आपको दिख गया कि c की वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए कि dy बाई डी एक्स, dy1 बाई डी एक्स एट p शुड बी इक्वल टू dy2 बाई डी एक्स एट p। ये भी कंडीशन चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब पहले को डिफरेंशिएट किया हमने तो क्लियरली ये हमें दिख रहा है कि 2x प्लस a आ जाएगा एट विच पॉइंट 1,0 दिस शुड बी इक्वल टू, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया हमने तो क्लियरली ये दिख रहा है हमें c माइनस 2x आएगा, ये भी किस पॉइंट पे 1,0 पे। तो x इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं तो ये हमारे पास 2 प्लस a इज इक्वल टू c माइनस 2 आ गया। c की वैल्यू हमें 1 ऑलरेडी पता है, तो यानी 2 प्लस a की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो यानी क्लियरली यहां से a की वैल्यू हम -3 लिख सकते हैं। और जब a की वैल्यू -3 आ गई तो फ्रॉम 1 आपको b मिल जाएगा। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इस बार क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ कर्व्स x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to 4 and x square by a square plus y square by b square is equal to 1 touch each other, then find a plus b। a plus b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे, मतलब ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो मान लेते हैं टच ईच अदर, C1 and C2 touch each other at P x1, y1। इस पॉइंट पे हमें क्या करते हैं, दोनों टच करते हैं। तो ये पॉइंट दोनों ही कर्व पे क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे दोनों कर्व पे जो टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं x to the power 2 by 3 प्लस y to the power 2 by 3 इज इक्वल टू 4 को डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा हमारा 2 by 3 x to the power -1/3 प्लस 2 by 3 y to the power -1/3 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पे dy by dx भी आएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा एक dy by dx इज इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ से dy by dx, और चलिए मैं इसको dy1 by dx बोल देता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2/3 तो कट जाएगा। ये माइनस ऑफ x to the power 1/3 -1/3 अपॉन y to the power -1/3, उसको भी मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो ये y to the power 1/3 अपॉन x to the power 1/3 बन जाएगा। ये हो गया पहला रिलेशन। ठीक है, dy by dx की वैल्यू। सिमिलरली दूसरा कर्व हमें दिया हुआ है, कर्व 2 which was x² by a² प्लस y² by b² इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x by a² प्लस 2y dy by dx एट अपॉन b² इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो dy by dx की वैल्यू, और इसको मैं dy2 by dx बोल देता हूँ, ठीक है, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये बन जाएगी -b² by a² x अपॉन y। ये हो गया सेकेंड रिलेशन। ठीक है, और सिंस हमें पता है कि अगर कर्व दोनों टच कर रहे हैं तो dy1 अपॉन dx एट p शुड बी इक्वल टू
dy2 अपॉन dx एट p, यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ y1 टू द पावर 1/3 अपॉन x1 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर x अपॉन वाई। सिंप्लीफाई किया हमने तो x और y के टर्म्स को एक तरफ लेते जाते हैं, माइनस माइनस कट गया, तो ये y टू द पावर 4/3 अपॉन x टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें 2/3 का टर्म चाहिए था, और ये y1 और x1 होगा, सॉरी। तो यहां से हमारे पास y1 टू द पावर 2/3 स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो x1 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू b अपॉन ए आ जाएगा, जिसको थोड़ा रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं y1 टू द पावर 2/3 अपॉन b इज इक्वल टू x1 टू द पावर 2/3 अपॉन a, और इसको मैं मान लेता हूं लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मान लिया हमने। तो यानी यहां से हमारे पास x1 टू द पावर 2/3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो लैम्डा a, एंड y1 टू द पावर 2/3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा b आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि x1 y1 जो है वो कर्व 1 पे लाई करता है, यानी x1 टू द पावर 2/3 प्लस y1 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए हमारे पास। x1 टू द पावर 2/3 और y1 टू द पावर 2/3 की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो लैम्डा a प्लस लैम्डा b इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी यहाँ से हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो 4 अपॉन a प्लस b आ जाएगी। ठीक है, ऑल्सो ये पॉइंट x1 y1 जो है वो हमारे कर्व 2 पे भी लाई करना चाहिए। ठीक है, कर्व 2 पे लाई करना चाहिए, तो हमारे पास x1 स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो x1 स्क्वेयर लाने के लिए देखिए इस इक्वेशन का हम अगर क्यूब कर दें तो हमें x1 स्क्वेयर मिल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा लैम्डा क्यूब a क्यूब अपॉन a स्क्वेयर। सिमिलरली लैम्डा क्यूब b क्यूब अपॉन b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा क्यूब की वैल्यू, क्योंकि a स्क्वायर से a क्यूब से a स्क्वायर कट के यहाँ a बच जाएगा और यहाँ b बच जाएगा, तो 1 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू हम 4 अपॉन a प्लस बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा के बदले में 4 अपॉन a प्लस बी हमने डाल दिया, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने देखा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 64, यानी हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ था कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए ही हम ये सवाल कर रहे थे। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर आ गया a प्लस बी की वैल्यू 8।